जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारी कुछ क्लास पहले भी हो चुकी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, इसी के अंतर्गत संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र, हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो यही प्रक्रिया चलेगी, पहले हम इसको समझाएंगे फिर लिखवाएंगे। तो बात कर शुरू करते हैं हम यहाँ पर संघ की। तो आखिर संघ क्या होता है, बात करते हैं आखिर संघ की। आखिर संघ क्या है? संघ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। तो आखिर यूनियन क्यों लिया गया, फेडरेशन का यूज क्यों नहीं किया? तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि आखिर संघ है जो, तो इसको फेडरेशन यूज क्यों नहीं किया और इसकी क्या क्या व्याख्याएं हैं, हम इनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम संघ की। तो संघ, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन। इसको हम बोलते हैं क्या? अंग्रेजी में फेडरेशन। जो फेडरेशन है, इसकी उत्पत्ति हुई है, एक शब्द है फ्यूडस। एक शब्द है क्या? फ्यूडस। फ्यूडस। जो फेडरेशन है, फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूडस से हुई है। फ्यूडस का अर्थ क्या होता है? विश्वास, संधि या समझौता। मतलब क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है विश्वास, विश्वास, संधि या समझौता, संधि या समझौता। इसका यह अर्थ होता है। इसका मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक इकाई, जब दो या दो से अधिक इकाई किसी लिखित संधि या समझौते के आधार पर, क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक इकाई किसी लिखित संधि या समझौते के आधार पर या फिर आपसी विश्वास के आधार पर जब एक साथ मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। क्या बोला हमने? जब दो या दो से अधिक इकाई, जब दो या दो से अधिक इकाई किसी लिखित रूप में आप जब किसी संधि या समझौते के आधार पर या आपसी विश्वास के आधार पर जब एकजुट होती हैं या फिर मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं संघ का गठन हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? संघ का गठन हो रहा है, यह बोल देते हैं। जैसे जो देखा जाए यूएसए का कुछ इसी प्रकार का संविधान है। यहाँ जो यूएसए है, कुछ इसी प्रकार का संघ है और भारत में संघ अलग है। यूएसए में क्या है? यूएसए में कुछ इसी प्रकार का संघ है। जैसे इसकी परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक इकाइयां किसी संधि या समझौते या आपसी विश्वास के आधार पर जब एक साथ मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संघ का निर्माण हो रहा है। और संघ में प्रत्येक इकाई जो जोड़ी रहती हैं, उनको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। जो इकाई हैं, उनको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर मान लो उनको संघ से अलग होने का अधिकार होता है या फिर उनको अधिकार है, तो उसको कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरेशन, हम इसको बोल देते हैं। तो ये आ गई संघ की परिभाषा कि आखिर संघ होता क्या है। आखिर हमने देखा क्या कि ये फेडरेशन आखिर होता क्या है। तो इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, संघ और इसकी अवधारणा, क्या कि संघ क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, संघ या फेडरेशन। संघ या फेडरेशन। संघ या फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति, संघ या फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति फ्यूडस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूडस से, जो लिखा है फ्यूडस। तो संघ या फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति फ्यूडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, संधि या समझौता। विश्वास, संधि या समझौता होता है। अगला पॉइंट लिखिए उसमें, जब दो या दो से अधिक इकाइयां, जब दो या दो से अधिक इकाइयां किसी लिखित संधि, जब दो या दो से अधिक इकाइयां किसी लिखित संधि या समझौते या आपसी विश्वास के आधार पर, जब दो या दो से अधिक इकाइयां लिखित रूप में किसी संधि, समझौता या आपसी विश्वास के आधार पर एक साथ मिलती हैं,
तो संघ का गठन होता है। क्या होता है? संघ का गठन होता है। उसमें आप अगला पॉइंट लिखिए, संघ की प्रत्येक इकाई, अगला पॉइंट लिखिए, संघ की प्रत्येक इकाई सीमित सत्ता का प्रयोग करती है। संघ की प्रत्येक इकाई सीमित सत्ता का प्रयोग करती है और किसी भी इकाई को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता। किसके अंतर्गत? फेडरेशन के अंतर्गत। फेडरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि संघ की प्रत्येक इकाई सीमित सत्ता का प्रयोग करती है और किसी भी इकाई को संघ से यानी फेडरेशन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। उसी में लिखिए अगला पॉइंट, अगर अगर संधि या सहयोग के आधार पर, अगर संधि या सहयोग के आधार पर अगर प्रत्येक इकाई को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त होता है तो उसे कन्फेडरेशन या बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन, उसका हम क्या बोल देते हैं? कन्फेडरेशन, या फिर कमजोर संघ बोल देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कन्फेडरेशन, या फिर इसको हम कमजोर संघ बोल देते हैं। अब बात आती है कि आखिर संघ होने की शर्तें क्या हैं, किस प्रकार से संघ बनता है, संघ बनता कैसे है, आइए हम इसको समझते हैं। संघ, जैसे अगर हम संघ की चर्चा करें तो संघ, कोई भी संघ बनने के लिए सबसे पहले वहां पर एक लिखित संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित संविधान होना चाहिए। संघ बनने के लिए पहले वहां पर क्या होना चाहिए? पहले वहां पर एक लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक है, लिखित संविधान तो हो जाएगा तभी संघ बनेगा। पहले वहां पर क्या होना चाहिए? एक लिखित संविधान होना चाहिए। फिर वहां पर दोहरी सरकार होनी चाहिए। दोहरी सरकार क्या है? लिखित संविधान और दोहरी सरकार। लिखित संविधान और दोहरी सरकार। फिर इसकी तीसरी शर्त है कि शक्ति का पृथक्करण। जैसे हमने यहां पर देखा दोहरी सरकार तो केंद्र के स्तर पर अलग होगी और इकाई है जो इकाई के स्तर पर भी अलग अलग सरकार होगी। तो संघ के आधार पर और इकाइयों के आधार पर, और वहां पर क्या होगा? दोहरी शक्ति का पृथक्करण होगा। तीसरी परिभाषा, तीसरी शर्त क्या है? शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण होगा। शक्ति का पृथक्करण। तो यहां पर तीन शर्त देखी हमने। इसकी चौथी शर्त होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो संघ है, संघ बनने की चौथी शर्त क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर किसी जगह पर ये चार चीजें मिल जाएं तो हम बोल देते हैं कि वो संघ का निर्माण कर रहा है या फिर वो संघ है। संघ होने की क्या शर्त है? संघ होने की कुछ शर्तें हैं, जैसे वहां पर एक लिखित संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लिखित संविधान होना चाहिए और दोहरी सरकार होना चाहिए। दोहरी सरकार कैसे? केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। इसके साथ ही वहां पर क्या है? शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। मतलब केंद्र की अलग शक्तियां रहेंगी, राज्य की अलग शक्तियां रहेंगी और दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। वहां पर क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। तो ये क्या है? ये इसकी संघ की परिभाषाएं हैं और संघ होने की ये क्या है? इसकी शर्तें हैं। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि आखिर भारत में संघवाद है कि नहीं है। जैसे हम देखते हैं भारत में संघवाद की स्थिति क्या है, भारत संघ है या नहीं है, हम इसको देख लेते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार का और कैसा संघ बना हुआ है और भारत संघ है तो कैसा है। और जैसे भारत को बोलते हैं क्या? यूनियन। तो यूनियन आखिर क्यों बोला गया है? तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो भारत में जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है,
अगर जो देखा जाए भारतीय संघात्मक व्यवस्था, इसको क्या बोला गया है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या, संघ। तो इसमें पहले इसकी शर्त लिख लीजिए कि संघ होने की शर्तें। तो शर्तों में ये लिख लीजिए, लिखित संविधान होना चाहिए, दोहरी सरकार, शक्ति का पृथक्करण और स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका अगर ये है तो क्या होगा, संघ होगा। अगर ये है चारों शर्तें तो हम बोल सकते हैं कि संघ है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में संघवाद। भारत में संघवाद आखिर क्या है, भारत में किस प्रकार का संघ है, कैसा है। तो यहां पर हम देखते हैं भारत में, तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत में संघवाद। भारत में संघवाद। अब भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था सुई जेनेरिस शब्द से संबंधित है। किससे, सुई जेनेरिस। भारतीय संघात्मक व्यवस्था सुई जेनेरिस, भारतीय संघात्मक व्यवस्था सुई जेनेरिस शब्द से संबंधित है। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है सुई जेनेरिस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अद्वितीय, मतलब एकदम अनोखा। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, अद्वितीय। जैसे आप पूरे विश्व में अगर देखेंगे, पूरे विश्व का हम अगर संविधान छानेंगे तो भारत का जैसा संविधान है ऐसा कहीं नहीं मिलता। मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है वो क्या है, अद्वितीय है। भारत में ही ऐसा संविधान है जो क्या स्वायत्तता भी प्रदान करता है राज्यों को, और इसके साथ ही एकात्मकता के भी इसमें लक्षण है। मतलब जो भारत का संविधान है पूरे विश्व भर में एकदम अद्वितीय है, ऐसा संविधान कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर संघात्मक, तो भारत में संघात्मक व्यवस्था का विकास एकदम से नहीं हुआ। जैसे बोलते हैं कि संघात्मक व्यवस्था ऐसी आ गई है, ऐसा नहीं है। भारत में संघात्मक व्यवस्था का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है इसका एकदम क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम इसको एकदम अपना लिया हो या फिर कहीं से उधार ले लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका एकदम क्रम रहा है। जैसे 1919 का जो अधिनियम है और 1935 के अधिनियम, इसका एक ऐतिहासिक आधार है। भारत में संघात्मक व्यवस्था के विकास होने का कोई ऐसे का ऐतिहासिक आधार है। वो आधार क्या है, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, जिसमें संघात्मक व्यवस्था के विकास के लक्षण मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या है, संघात्मक व्यवस्था के विकास के लक्षण मिल जाते हैं। भारत में ही राज्यों को स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। भारत में ही राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, और साथ ही देश की एकता और अखंडता इसके बीच में न्यूनतम समन्वय बनाया गया है। क्या है इसमें, यहाँ पर राज्यों को स्वायत्तता तो दी गई है कि भाई तुम अपना काम करो, साथ ही यहाँ पर क्या है, देश की एकता और अखंडता इसको भी ध्यान में रखा गया है। यहीं पर भारत में क्या हुआ है, यहाँ भारत में देश की एकता और अखंडता इसको भी ध्यान में रखा गया है। अब अगर देखते हैं तो भारत को कुछ प्राकृतिक तत्वों का भी समर्थन मिला है। भारत के जो संघवाद है इसको प्रकृति का भी समर्थन मिला है। जैसे अगर हम देखा जाए, अगर मान लो कोई मनुष्य है, अगर मान लो ये कोई मनुष्य है, ठीक है, जैसे आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं या फिर मुझे ही देख लीजिए, मैं हूं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ये मनुष्य है और ये इसके हाथ हैं, ये क्या मनुष्य है और ये इसके हाथ हैं और इसके पैर हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हाथ का कोई अलग से अस्तित्व है? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हाथ का कोई अलग से अस्तित्व है, पैर का कोई अलग से अस्तित्व है, पेट का कोई अलग अस्तित्व है क्या? जब ये सभी मिल जाएंगे तभी एक मनुष्य का निर्माण होगा। जब ये सभी मिल जाएंगे
तभी मनुष्य का निर्माण होगा। जैसे और इनमें एक समन्वय भी बना रहेगा। जैसे अगर आपको जाना है तो पैर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर पैर में जूते पहनने हैं तो हाथ से फीते बांधने पड़ेंगे। इसमें क्या है, एक दूसरे के मध्य में एक समन्वय रहता है। अगर मान लो पेट में भोजन डालना है, खाना खाना है तो हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे यहां पर क्या है, एक दूसरे के मध्य में समन्वय बना रहता है और साथ में ये क्या है, ये इसको निर्देश देता है, जैसे भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 बोलता है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। जो भारत है, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यहां पर ये इसके राज्य हैं तो ये पूरा शरीर क्या होगा, इसका भारत हो गया। भारत यानी पूरा शरीर, ये क्या है, राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों से मिलकर बना है संघ। तो ये है इसकी कल्पना। और जैसे अगर हम देखते हैं भारत, तो भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है, भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था, इसको थोड़ा अभी एक काम करिए, पहले नोट कर लीजिए जितना अभी बताया गया है, फिर इसको अगली बात में समझाएंगे। जैसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, पहला पॉइंट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था सुई जेनेरिस, भारतीय संघात्मक व्यवस्था सुई जेनेरिस, ये लिखा सुई जेनेरिस। भारतीय संघात्मक व्यवस्था सुई जेनेरिस से संबंधित है। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है सुई जेनेरिस शब्द से संबंधित है, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय। जिसका तात्पर्य क्या होता है, अद्वितीय, मतलब अनोखा, जिसका अर्थ क्या होता है, अद्वितीय। अगला पॉइंट डाल लीजिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विकास, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विकास ऐतिहासिक एवं क्रमिक विकास का, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का प्रारंभ, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विकास ऐतिहासिक एवं क्रमिक विकास है। ऐतिहासिक, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विकास ऐतिहासिक एवं क्रमिक विकास का परिणाम है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, इसका विकास क्रमिक एवं ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसका प्रारंभ 1919 और 1935 के अधिनियम में मिलता है। जिसके विकास का प्रारंभ 1919 और 1935 के अधिनियम में प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, भारत में राज्यों की स्वायत्तता। हमने देखा ना, हाथ, जैसे अगर देखा जाए, अगर आपको यहाँ पर राज्य स्वतंत्र है, जैसे हाथ है, हाथ स्वतंत्र है कि जैसे कुछ चीज को पकड़ना है तो स्वतंत्र है, लेकिन अगर हाथ को अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या है, हाथ को यहाँ पर स्वायत्तता तो मिली गई है, साथ में यहाँ पर एकता और अखंडता को भी बल दिया गया है। तो भारत में लिखिए, भारत में राज्यों की स्वायत्तता, राज्यों की स्वायत्तता क्या है, स्वायत्तता। भारत में राज्यों की स्वायत्तता और भारत में राज्यों की स्वायत्तता और देश की एकता और अखंडता। भारत में राज्यों की स्वायत्तता और देश की एकता और अखंडता, जैसे बोलते हैं ना अखंड भारत, तो भारत में देश की एकता और अखंडता, राज्यों की स्वायत्तता और देश की एकता और अखंडता के सर्वोच्च उद्देश्य के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। मतलब यहाँ पर भारत में क्या है, भारत में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, साथ में
देश की एकता और अखंडता, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इसके बीच में भी यहाँ पर संतुलन स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि राज्यों की स्वायत्तता और देश की एकता और अखंडता के बीच, सर्वोच्च उद्देश्य के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। संतुलन स्थापित किया गया है। फिर हम देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि अब हम एक हेडिंग डालेंगे, भारत में संघात्मकता की अवधारणा, कि भारत में संघात्मकता की अवधारणा आखिर कहां से आई। भारत में संघात्मकता की अवधारणा कहां से आई। भारत में संघात्मकता की अवधारणा आखिर कहां से आई, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। पहले हेडिंग डाल लीजिए, भारत में संघात्मक, भारत में संघात्मकता, हेडिंग डाल लीजिए, भारत में संघात्मकता की अवधारणा। भारत में संघात्मकता की अवधारणा क्या है? संघात्मकता की अवधारणा। तो आखिर इसकी अवधारणा क्या है? तो जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, व्यवस्था उपागम और आकस्मिकता उपागम दोनों का मिश्रण है। मतलब क्या हुआ, जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, जो व्यवस्था उपागम है, जो व्यवस्था उपागम, भारतीय संघात्मक व्यवस्था है व्यवस्था उपागम और व्यवस्था उपागम, उसके साथ ही आकस्मिकता उपागम, मतलब इमरजेंसी वाला, जैसे आकस्मिक। भारतीय संघात्मक व्यवस्था व्यवस्था उपागम और आकस्मिकता उपागम का सम्मिश्रण है। मतलब यहां पर इसके दोनों की संयुक्त लक्षण मिल जाते हैं। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, इसके दोनों ही लक्षण मिल जाते हैं। पहला लक्षण क्या है? व्यवस्था उपागम और आकस्मिकता उपागम। तो यहां पर बात आती है कि आखिर व्यवस्था उपागम क्या है। यहां पर व्यवस्था उपागम क्या है? तो व्यवस्था उपागम के अंतर्गत हम देखते हैं व्यवस्था उपागम। तो व्यवस्था उपागम का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक या फिर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, जब विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं या फिर राज्य जब एक साथ जोड़ते हैं और सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक उपव्यवस्थाएं, जब दो या दो से अधिक उपव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं, संयोजित होती हैं और एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होती हैं। जब दो या दो से अधिक उपव्यवस्थाएं क्या हुआ? जब दो से अधिक उपव्यवस्थाएं जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होती हैं और एक दूसरे का सहयोग करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवस्था उपागम। लेकिन जब हम देखते हैं आकस्मिकता उपागम, तो आकस्मिकता उपागम का मतलब क्या होता है? आकस्मिकता का उपागम मतलब है कि आपातकालीन परिस्थितियां, जब इमरजेंसी आती है तो संघात्मक व्यवस्था है जो वो केंद्रीकृत हो जाती है। मतलब एकात्मकता विशेषता के लक्षण यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कोविड के दौर में, जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था भी आ गई। एकात्मकता कैसे आ गई कि यहाँ पर राज्यों को कोई शक्ति नहीं दी गई, पूरी शक्तियां केवल केंद्र के हाथों में थी और केंद्र उसको संचालित कर रही थी। यहाँ पर इसको केंद्र ही संचालित कर रही थी। जैसे अगर देखा जाए, कहावत है कि अगर मान लो किसी घर में 5 लोग हैं, ठीक है, किसी घर में 5 लोग हैं, अगर किसी बाहरी आदमी का अगर आक्रमण हो जाए, यहाँ पर किसी बाहरी का आक्रमण हो जाए, तो उससे लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए पांचों को अलग अलग अगर मान लो उससे लड़ाई करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसको 5 लोग मिलकर और एकात्मक हो जाएं और एकजुट हो जाएं, फिर उस परेशानी से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ पर भारत में अलग अलग स्वायत्ता तो हैं, अलग अलग काम तो करते हैं, अलग अलग अंतर संबंधित हैं। जैसे हमने देखा कि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है? अलग अलग काम तो कर रहा है इसके हाथ पैर,
लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है तो ये क्या होता है, ये पूरा एकात्मकता हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसमें एकात्मकता आ जाती है, एकात्मक हो जाता है और केंद्रीय का शासन चल जाता है। जैसे हाथ को अगर देखा जाए, हाथ हाथ स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन जब तक मस्तिष्क मस्तिष्क उसको निर्देश नहीं देगा, जब तक उसका हाथ कैसे काम करेगा, जब तक कोई मस्तिष्क उसको आदेश नहीं देगा, उसका मस्तिष्क उसको आदेश नहीं देगा, तो उसके हाथ कैसे काम करेंगे। तो जो मस्तिष्क है, अगर मान लो इसको हमने हाथ को हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पैर को हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमने मस्तिष्क को ही हटा दिया तो इसका कोई अस्तित्व होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, आदमी मर जाएगा। तो यहां पर यह जरूरी है, संघ, जो संघों का समूह है, इसलिए यहां पर मस्तिष्क की जरूरत होगी। तो यहां पर क्या है, जब आकस्मिकता आती है, इमरजेंसी आती है, तो एकात्मकता का भी रूप ले लेता है। यहां पर क्या है, एकात्मकता का भी रूप ले लेता है। तो हमारे संविधान की विशेषताएं ही है, तो इसको हम थोड़ा नोट कर लेंगे कि भारत में संघात्मकता की अवधारणा, हेडिंग डाल लीजिए, भारत में संघात्मकता की अवधारणा, हेडिंग डाल लीजिए। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था उपागम तथा आकस्मिकता उपागम का संयुक्त रूप है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था उपागम और आकस्मिकता उपागम का संयुक्त रूप है, मतलब मेला जुला रूप है। जैसे अनुच्छेद 1 में कहा गया ना कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो उसमें कोष्टक में लिख लीजिए, कोष्टक में भारत राज्यों का संघ, कोष्टक में जैसे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ। फिर अगला पॉइंट लिखिए, व्यवस्था उपागम के अनुसार, व्यवस्था उपागम, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्या है व्यवस्था उपागम, होता क्या है। व्यवस्था उपागम के अनुसार भारत एक व्यवस्था है, व्यवस्था उपागम के अनुसार भारत एक व्यवस्था है तथा व्यवस्था उपागम के अनुसार भारत एक व्यवस्था है जो अनेक उप व्यवस्थाओं, अनेक उप व्यवस्थाओं, व्यवस्था के आगे उप लगा देना, तो अनेक उप व्यवस्थाओं अर्थात राज्यों से बना हुआ है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था क्या है, भारत एक व्यवस्था है, व्यवस्था उपागम के अंतर्गत भारत एक व्यवस्था है जो अनेक उप व्यवस्थाओं से मिलकर बना है, मतलब राज्यों से मिलकर बना है, और ये सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं, और सभी आपस में अंतर संबंधित मतलब कनेक्टेड रहते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं तथा कार्यात्मक स्वायत्ता भी बनाए रखते हैं। क्या रखते हैं, कार्यात्मक स्वायत्ता भी ये बनाए रखते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, आकस्मिकता उपागम के तहत, आकस्मिकता उपागम के तहत यही संघात्मक व्यवस्था, आकस्मिकता उपागम के तहत यही संघात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत या एकात्मक व्यवस्थाओं से युक्त हो जाती है। आकस्मिकता उपागम के तहत यही केंद्रीकृत व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, या फिर आकस्मिकता उपागम के तहत यही संघात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत या फिर एकात्मक हो जाती है। आखिर एकात्मकता की विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे अगर हम देखें एकात्मक किसे बोलते हैं, आखिर एकात्मकता की विशेषताएं क्या है, हम एकात्मक बोलते कैसे हैं। तो एकात्मकता की कुछ पहचान है, जैसे एकात्मकता की पहचान क्या है, एकात्मकता की पहचान, तो सबसे पहले एकात्मकता की पहचान है एकल नागरिकता। क्या है, एकल नागरिकता। एकात्मक है
तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? वहां पर किसी देश को अगर एकात्मक बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वहां पर एकल नागरिकता होगी। क्या होगी? एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता होगी। एक संविधान होगा। वहां पर क्या होगा? एक संविधान होगा। अखिल भारतीय संविधान है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और जैसे सीएजी है, भारत में क्या है? एक संविधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। सीएजी है, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सीएजी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के हाथ में होना, ये भारत की क्या है? एकात्मकता व्यवस्था के लक्षण है। इसके अलावा भी हैं, तो क्या भारत में एकात्मक व्यवस्था के ये लक्षण हैं। तो ये हमने देखा। अब यहां पर कुछ बातें और हैं, जैसे हम इसको प्रमाणित कैसे करेंगे कि यह संघ है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में जो एक वाद हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एस.आर. बोम्मई, एस.आर. बोम्मई और कुलदीप नायर, इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको, भारत को संघ के रूप में स्वीकार किया। किस केस में बोला था? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई, क्या है? एस.आर. बोम्मई, केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई और कुलदीप नायर, कुलदीप नायर, इनके केस में भारत को संघ के रूप में पहचान दी। इनके केस में भारत को संघ के रूप में बताया गया और इसको स्वीकार किया कि भारत एक संघ है और इसे भारतीय संघात्मक व्यवस्था को संविधान का मौलिक ढांचा बताया, और संघात्मक व्यवस्था को भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा बताया। क्या हुआ? केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई, एस.आर. बोम्मई और इसके साथ ही कुलदीप नायर के केस में भारत को संघ बताया और संघात्मक व्यवस्था को भारत का संविधान का एक मूल ढांचा बताया। इसके क्या बताया? मूल ढांचा बताया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में अनुच्छेद 1 के तहत जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन, तो फेडरेशन शब्द के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया। क्या हुआ? यूनियन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघ शब्द के लिए फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? यूनियन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फेडरेशन शब्द के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया। तो यूनियन आखिर क्यों किया, इसका भी इन्होंने स्पष्टीकरण किया है और बोला है कि भारत के देश की एकता और अखंडता, अगर इसको बनाए रखना है, अगर देश की एकता और अखंडता इसको यहाँ पर बनाए रखना है, तो यहाँ पर फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। और बताया कि देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अनुभव के आधार पर फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द ज़्यादा उपयुक्त होगा। और बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि अगर देश की एकता और अखंडता इसको बना के रखना है तो फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और बताया कि भारत की जो व्यवस्था है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अनुभव हैं, उनके आधार पर फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूनियन ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि संघात्मक, जो संघात्मक है, जो हम बोलते हैं संघात्मकता एक साधन है, जबकि एकता और अखंडता वो क्या है? साध्य है। संघात्मकता
जो संघात्मकता है, संघात्मकता एक साधन है। ये क्या है? साधन है। जबकि साध्य क्या है? एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता ये क्या है? ये साध्य है। यहां पर ये क्या है? साधन है। संघात्मकता एक साधन है, जबकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे ये इसका साधन है। अंतिम लक्ष्य तो है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे, देश की एकता अखंडता से कोई भी आँच ना आए, ये देश की एकता अखंडता बनी रहे, यही अंतिम लक्ष्य है। जबकि संघात्मकता क्या है? साधन है। हम अनेक प्रकार से, हम चाहे संघात्मक हो जाए, हम एकात्मकता हो जाए, लेकिन हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रखनी चाहिए, तभी हमारा देश हो पाएगा। तभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान एकल नागरिकता को वो देता है। यहाँ पर व्यवस्था उपागम भी है, यहाँ पर संघ भी है, और यहाँ पर एकात्मकता के रक्षण मिल जाते हैं। चाहे जैसा हो जाए, लेकिन यहाँ पर देश की एकता और अखंडता बनी रखनी चाहिए। यहाँ पर देश की एकता अखंडता बनी रखनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे चल पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इतनी सारी चीजें, और हम बोलते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि संघात्मकता की हमने परिभाषा क्या लिखवाई थी? संघ की परिभाषा लिखवाई थी कि जब दो या दो से अधिक इकाइयां किसी आपसी विश्वास, संधि या समझौते के आधार पर एकजुट होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संघ बोल देते हैं। तो विश्वास के आधार पर हमने इसको संघ को क्यों नहीं लिखा? विश्वास के आधार पर हमने इसको संघ को क्यों नहीं लिखा? जैसे भारत में क्या है, थोड़ा प्रकृति का भी इसमें सहयोग मिल जाता है। विश्वास, जब भारत देश जब आजाद हुआ था तो भारत के पास ऐसा क्या था कि विभिन्न राज्यों को वहां पर विश्वास दे पाए? जब भारत देश आजाद हुआ था तो भारत के पास ऐसा क्या था कि लोगों को यहाँ पर, राज्यों को विश्वास दे पाए? यहाँ पर अलग अलग अपने राज्य, रजवाड़े, राज्य वगैरह अपने अपना शासन कर रहे थे। उनको एक विश्वास कैसे दिया जाए, एक मत कैसे हुआ जाए? तो यहाँ पर कुछ प्रकृति का भी समर्थन मिल जाता है। जैसे अगर हम देखें तो जैसे ये भारत है, ठीक है, तो भारत में यहाँ पर पानी पानी है। जैसे अगर देखा जाए भारत, तो भारत में अगर देखा जाए तो जैसे भारत है, यहाँ पर क्या है? पानी पानी है पूरा, ठीक है। प्रकृति का सहयोग हम कैसे बता रहे हैं कि प्रकृति का सहयोग, तो भारत में क्या है? पूरा पानी पानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हिमालय है, प्राकृतिक सीमा बना के रखा है। अगर मान लो यहाँ से अगर कोई राज्य है, जैसे मान लो केरल है, केरल को यहाँ से जाना है तो कहाँ जाएगा? केरल को अगर यहाँ से अलग होना हो तो कहाँ जाएगा? केरल को अगर यहाँ पे अलग होना हो, महाराष्ट्र को अलग होना है तो कहाँ जाएगा? पानी पानी तो है, कहाँ से अलग हो जाएगा? तो और यहाँ पे हिमालय है, प्राकृतिक सीमा बना के रखा है, तो यहाँ पर प्रकृति का भी समर्थन मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो समझौता, यहाँ पर समझौते की जरूरत ही नहीं थी। और अगर मतलब विश्वास अगर देखते, विश्वास के आधार पर, तो यहाँ पर किस बात का विश्वास था राज्य को? हम किस बात का विश्वास देते कि हमारे भारत में सम्मिलित हो जाइए? किस बात का विश्वास देते कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा थी, अधिकांश लोग गरीब थे, अधिकांश लोग अशिक्षित थे, तो यहाँ पर हम उनको कैसे विश्वास दे पाए? इतनी सारी चुनौतियां थी। इसके साथ ही यहाँ पर भारत में प्राकृतिक सीमाएं भी थी, प्राकृतिक सहयोग भी था कि भारत को एक संघ बना पाए। इसलिए यहाँ पर क्या है? एक प्रकृति का भी यहाँ पर सहयोग मिला है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा नोट कर लीजिए। जैसे अभी तक हमने क्या लिखा है? प्रमुख एकात्मकता की विशेषताएं। अभी तक हमने क्या लिखा था? एकात्मकता की विशेषताएं अभी रह गई हैं, तो इसको लिखिए। प्रमुख एकात्मक विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे एकल नागरिकता। अगर कोई एकात्मक, जैसे भारत एकात्मक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं? एकल नागरिकता, दूसरा एक संविधान, तीसरा अखिल भारतीय सेवाएं। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, CAG। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, जो भी है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति।
एक एकत्र न्यायपालिका। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में। तो क्या भारत की एकात्मकता की विशेषताएं हैं, उसमें नोट डाल लीजिए, नोट लिख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई, कॉमा लगाते रहिए, केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई, कुलदीप नायर आदि के केस में केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई एवं कुलदीप नायर आदि के केस में भारत को संघ के रूप में स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती, एस.आर. बोम्मई और कुलदीप नायर के केस में भारत को संघ के रूप में स्वीकार किया और इसे भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा बताया अगला पॉइंट लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में अनुच्छेद 1 के तहत, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 के तहत फेडरेशन शब्द के बजाय, जो फेडरेशन हमने लिखा था ना, फेडरेशन शब्द के बजाय यूनियन शब्द पर विशेष बल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 के तहत, संघ तो वो भी है लेकिन फेडरेशन शब्द के बजाय यूनियन शब्द पर विशेष बल दिया और स्पष्टीकरण करते हुए कहा, नंबर 1, देश की एकता और अखंडता पर बल देने के लिए यूनियन शब्द ज्यादा उपयुक्त है। देश की एकता और अखंडता पर बल देने के लिए यूनियन शब्द ज्यादा उपयुक्त है। अगला, देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अनुभव के आधार पर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है। देश की सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक अनुभव के आधार पर फेडरेशन शब्द का उपयोग उचित नहीं है। अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत में संघात्मकता एक साधन है। जबकि देश की एकता और अखंडता साध्य है। मतलब अंतिम लक्ष्य है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे, लेकिन संघात्मकता का है इसका साधन है। चाहे संघात्मक हो चाहे एकात्मक, तो ये क्या है, इसके साधन है। जबकि एक देश की एकता अखंडता इसके अंतिम लक्ष्य हैं। ये क्या है, साध्य है। और अगला लिखिए, उसमें अगला नोट, जैसे भारत में संघवाद के अंतर्गत भौगोलिक एवं गैर भौगोलिक दोनों ही तत्वों को शामिल किया गया है। आपने बताया ना भूगोल के एग्जाम्पल देके, तो भारत में भौगोलिक या प्रादेशिक एवं गैर भौगोलिक दोनों ही तत्वों को शामिल किया गया है। क्या है, भौगोलिक और गैर भौगोलिक। क्या है, भौगोलिक
और गैर भौगोलिक दोनों ही तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या है इसके नोट देख लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसका कुछ और बातें देखते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे है, जैसे भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। अभी हमने देख लिया संघ, आखिर संघ है क्या। अभी हमने ये देखा कि आखिर संघ क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं राज्य, कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। भारत में राज्यों का निर्माण आखिर किस प्रकार हुआ, हम इसको देख लेते हैं। जैसे भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लीजिए, राज्यों का निर्माण, या फिर हेडिंग डाल लीजिए, भारत में राज्यों का गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान। हेडिंग डाल लीजिए, राज्यों का गठन, इसको लिख लिया होगा, राज्यों का गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान। राज्यों का गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान पहला। तो इसके संबंधित जो प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कहा जाए 1948 में यहाँ पर राज्य संबंधित जो प्रावधान है, यहाँ पर क्या है, 1948 में जब भारत देश को आज़ादी मिली तो राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ, हम ये समझ लेते हैं। जैसे जब भारत को आज़ादी मिली तो अभी हम देखते हैं ना, राज्य जो अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो ये राज्य कैसे हैं, पहले क्या यही व्यवस्था थी जब भारत देश आज़ाद हुआ था। हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, पहले कैसे भाग ए बी सी डी में बटे हुए थे, तो ये राज्य कैसे बन गए। तो यहाँ पर हम इसका निर्माण देख लेते हैं। जैसे 1948 में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 1948 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, उसके भूतपूर्व न्यायाधीश, उसके कौन से न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश एस के धर, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश थे, तो उनके एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। किसका, एस के धर आयोग का गठन किया गया। और उसने बताया, जो एस के धर आयोग है, उसने बताया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं जबकि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। उसने किसने बताया, एस के धर आयोग, कौन था, एस के धर, एस के धर आयोग ने बताया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं जबकि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। एस के धर ने बताया, एस के धर आयोग ने, कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं जबकि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। क्या, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ये बताया किसने, एस के धर आयोग ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पेटी में आ जाता है, तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए पहले कि एस के धर आयोग ने जो किसके थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। और उसने बताया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं जबकि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा प्रशासनिक आधार पर अनुसार होना चाहिए। और फिर इसके बाद जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो फिर इसके बाद दिसंबर 1948 में एक और आयोग समिति का गठन किया गया। दिसंबर 1948 में एक और समिति का गठन किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, JBP। इसको हम क्या बोलते हैं, JBP समिति। इसको हम क्या बोलते हैं, JBP समिति। जैसे इसमें कौन कौन से लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, JBP समिति बोलते हैं। और इसने एस के धर आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को भी सही माना और इसके अनुसार बताया
कि राज्यों का निर्माण, इसका इसने समर्थन किया और बताया, इसने भी यही बताया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं जबकि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसने बताया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं जबकि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इसने इसका समर्थन कर दिया, एक इसका एस के आधार आयोग का समर्थन कर दिया और इसके आधार पर 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत राज्य 4 भाग में बट गए। 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राज्य 4 प्रकार से बट गए, जैसे भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। तो जो भाग ए है इसको हम क्या बोलते हैं? जो भाग ए है, जो भाग ए है, भाग ए, इसको हम क्या बोलते हैं? जो भाग ए है इसको हम बोलते हैं क्या? गवर्नर प्रांत। जो भाग ए है इसको हम क्या बोलते हैं? भाग ए को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर प्रांत। भाग ए को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर प्रांत, जिसके अंतर्गत 9 राज्य थे। भाग ए को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर प्रांत, जिसके अंतर्गत 9 राज्य थे। भाग बी के अंतर्गत, भाग बी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देसी रियासतें। इसको हम क्या बोलते हैं? देसी रियासतें, जिनकी संख्या कितनी थी? 8। भाग बी, बी को हम क्या बोलते हैं? देसी रियासतें। भाग बी को हम क्या बोलते हैं? देसी रियासतें, जिसकी संख्या क्या थी? 8 थी। ठीक है। जो भाग सी है, जो भाग सी है, जो भाग सी कुछ देसी प्रांत और कुछ देसी रियासत और कुछ मुख्य आयुक्त हैं, उनको मिलाकर बनाया गया, जिसकी संख्या क्या थी? 10 थी। कुछ देसी रियासतें थी, कुछ प्रांत थे और कुछ मुख्य आयुक्त थे, उनको मिलाकर वहां पर जोड़ा गया। इसकी संख्या क्या थी? 10 थी। और इसके साथ ही भाग डी बनाया गया। भाग डी, जिसमें क्या है? एक ही था, क्या? अंडमान निकोबार। इसके अंदर क्या था? अंडमान निकोबार। तो यहां पर 4 भागों में बांटा, ए बी सी डी। ठीक है। और ये हो गया। लेकिन हम बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर जब भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने ही लगभग भाषा का मतलब समर्थन औपचारिक रूप से उस टाइम समर्थन नहीं किया, लेकिन ये बोला कि हो सकता है कि भविष्य में भाषा के आधार पर इनका निर्माण होना चाहिए। लेकिन उनने तुरंत नहीं बोला, तुरंत औपचारिक समर्थन नहीं किया। और इन्होंने ये भी कहा था कि एक राज्य एक भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। मतलब एक भाषा एक राज्य के आधार पर इसका समर्थन नहीं किया था और इनने औपचारिक रूप से उस समय स्वीकार नहीं किया, लेकिन बोला कि भविष्य में हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो, भविष्य में इनका हो सकता है निर्माण हो सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के आधार पर निर्माण नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये भी बोला। और इसके साथ ही 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य के मांग कर रहे थे एक श्री पोट्टी श्री रामुलु। कौन थे? पोट्टी श्री रामुलु। कौन थे? पोट्टी श्री रामुलु। 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे पोट्टी श्री रामुलु। आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे पोट्टी श्री रामुलु। ये बोल रहे थे कि एक आंध्र प्रदेश पृथक राज्य की स्थापना हो। तो पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश के राज्य की मांग करते हुए ये क्या है? इनका निधन हो गया। ये अनशन पर बैठे हुए थे, इनका निधन हो गया। तो फिर 19 दिसंबर 1952 को, कब? 19 दिसंबर 1952 को, 19 दिसंबर 1952 को, कब? 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री ने संसद में भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की मांग मान ली। मतलब जो पोट्टी श्री रामुलु हैं, इनने एक अनशन रखा और इनकी अनशन पर रहते ही मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद ही 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग मान ली और इसके आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। कहाँ से? मद्रास को अलग करके, मद्रास के अंतर्गत उसको ही अलग करके एक आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, जो अभी तमिलनाडु है। तमिलनाडु
तो उससे अलग करके क्या आंध्र प्रदेश का एक निर्माण हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था? 1953 में। और इसके लिए दिसंबर, और इसके साथ ही जब भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण तो हो गया, इसके साथ ही और राज्य में भी भाषा के आधार पर निर्माण होने की बात उठने लगी और राज्य भी भाषा के आधार पर अपने स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगे। तो फिर 1953 में एक फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसका? 1953 में फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसका? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में। 1953 में इसके आधार पर राज्यों को बांटने की यहाँ पर शुरुआत हो गई। इसके सहायक कौन कौन थे? इसके सहायक थे जैसे एच.एन. कुजरू और के.एम. पटेकर। कौन कौन सदस्य थे? एच.एन. या फिर इसको देवनागरी में लिखिए एच.एन. कुजरू और के.एम. पटेकर। तो ये इसके क्या है? ये अन्य सदस्य थे। किसके? जो 1953 में जो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो इसके अन्य सदस्य कौन से थे? इसके अन्य सदस्य थे एच.एन. कुजरू और के.एम. पटेकर, इसके अन्य सदस्य थे। तो यहां पर थोड़ा नोट कर लीजिए, भारत में राज्यों का गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान। भारत में राज्यों का गठन और पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान। तो ऐतिहासिक विकास, पहला उसमें हेडिंग ले लीजिए, ऐतिहासिक विकास। तो पहला 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश एस के धर आयोग का गठन किया गया। 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश एस के धर आयोग का गठन किया गया। 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एस के धर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अगर अपन लिखिए, एस के धर आयोग ने, कौन सा था? एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण नहीं बल्कि प्रशासनिक, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आयोग ने भाषाई आधार पर, आयोग ने भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। आयोग ने भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। मतलब एस के धर आयोग ने बताया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अगला पॉइंट, दिसंबर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति गठित हुई 1948 में। कब? दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति गठित हुई। इस समिति को जेवीपी समिति बोल देते हैं। इस समिति को जेवीपी समिति बोलते हैं। ये आ जाता है जेवीपी समिति,
कभी ये पता न चले जेवीपी क्या था। तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इस समिति ने भी एस के धर आयोग का इस समिति ने भी एस के धर आयोग का समर्थन किया। इस समिति ने भी धर आयोग का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने बताया इन्हें क्या है, धर आयोग का समर्थन तो किया और बोला कि हो सकता है कि भविष्य में भाषा के आधार पर राज्यों का भविष्य के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है। भविष्य में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है। भविष्य में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, 26 जनवरी 1950 एकीकृत राज्य। 26 जनवरी 1950 को एकीकृत राज्य 4 भागों में बांटे गए। पहला पॉइंट ए, या भाग ए, गवर्नर प्रांत कोष्टक में लिख लीजिए, कुल संख्या 9। पहले क्या था, भाग ए में गवर्नर प्रांत, इसकी संख्या क्या थी, 9 थी। भाग बी देसी रियासतें, जिसकी संख्या क्या थी, 8। देसी रियासतें संख्या 8। भाग सी कुछ प्रांतों, देसी रियासतों और मुख्य आयुक्तों को मिलाकर। किसको, कुछ प्रांत, देसी रियासतें और मुख्य आयुक्तों को मिलाकर। किसको, कुछ प्रांत, देसी रियासतें और मुख्य आयुक्तों को मिलाकर, जिसकी कुल संख्या क्या थी, 10। भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नोट डाल लीजिए, नोट उसी में या फिर उसमें लिख लीजिए, या फिर नोट डाल लीजिए, नोट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य का नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जैसे जेवीपी समिति ने बोल दिया था ना कि एस के धर का समर्थन तो कर दिया, लेकिन राजनीतिक कारण से बोल दिया था कि यहाँ पर भविष्य में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है। जबकि अम्बेडकर साहब तो चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, लेकिन एक राज्य एक भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण ना हो, ये चाहते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य का नहीं। अगला लिखिए, 1952 में, कब, 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया, और फिर 19 दिसंबर 1952 को, कब, 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में आंध्र प्रदेश के गठन की मांग मान ली, आंध्र प्रदेश के निर्माण की बात मांग ली।